लेकिन दैंग शेंगतोंग अब वो पुराना वाला दैंग शेंगतोंग नहीं रहा, पहले जो वो हुआ करता था। गाओ चेंगकोंग के वर्ड सुनने के बाद उसने बस अपनी फेंसिंग स्टांस थोड़ी सी एडजस्ट की और शांत आवाज में बोला, मेरा फैमिली बैकग्राउंड हो या तुम्हारा टैलेंट, दोनों ही हेवन के गिफ्ट्स हैं। जब हेवन और अर्थ ने मुझे ये चीज़ें दी है तो मैं उन्हें आराम से एक्सेप्ट करूंगा, इसमें गलत क्या है। उसके बोलते ही गाओ चेंगकोंग ने अचानक अटैक लॉन्च कर दिया। उसके बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा फैंटम लायन अपीयर हुआ, एक 9 हेडेड लायन जिसके घने मेन थे, जो बिल्कुल मैजेस्टिक और डर लगने वाला लग रहा था। उसका भयानक रोर ट्रम्पेट जैसे आगे फैल गया, जिससे दैंग शेंगतोंग अपने अटैक में थोड़ा रुक गया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसका सर किसी जायंट बेल के अंदर हो और बाहर हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स उसे जोर जोर से बजा रहे हों, जिससे उसका हेड ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। जैसे ही दैंग शेंगतोंग थोड़ा सा हैरान हुआ, गाओ चेंगकोंग ने अपना मूव कर दिया। उसने सन व्हील स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ा और एक हॉक की तरह सीधा स्पॉट से लीप लगाया, पीछे सिर्फ लाइट और शैडो का एक छोटा ब्लर छोड़ते हुए जो नेकेड आई के लिए फॉलो करना इम्पॉसिबल था, और सीधा दैंग शेंगतोंग की तरफ बढ़ गया। उसकी स्पीड अनइमेजिनेबल थी और हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड बिना किसी दया के दैंग शेंगतोंग के वेस्ट की तरफ स्लैश कर गया। दैंग शेंगतोंग का हेड अभी भी बर्स्ट कर रहा था और वो इस मोमेंट पर कोई इफेक्टिव काउंटर स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन गाओ चेंगकोंग का अटैक ऑलरेडी बहुत पास आ चुका था और उसे पता था कि अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था एस्केप करना। इसलिए दैंग शेंगतोंग सच में लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो एक इंस्टेंट में वहां से गायब हो गया। गाओ चेंगकोंग की लॉन्ग स्वॉर्ड का अटैक खाली हवा में जा लगा और एक ही स्ट्राइक में पूरी जमीन को तबाह कर दिया। अगले ही पल दैंग शेंगतोंग 1 किलोमीटर दूर किसी जगह पर दोबारा अपीयर हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और होली बॉडी ब्लेसिंग की पावर एक्टिवेट की। उसकी रेडिएंट पावर का यूज करके स्वीपिंग एनर्जी और उड़ते हुए डेब्रिस को ब्लॉक किया। उसका माइंड धीरे धीरे क्लियर होने लगा। आजुरे इचिंग स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है, बल्कि ज्यादा एक फील्ड एबिलिटी है। एक इनविजिबल मिरर ऑफ लाइट किसी एरिया में सेट कर दिया जाता है, जिससे दैंग शेंगतोंग के अटैक्स उस एरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटली पहुंच सकते हैं। इसमें दैंग शेंगतोंग का बॉडी भी शामिल है, जो लाइट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसीलिए इस एरिया के अंदर दैंग शेंगतोंग इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है। गाओ चेंगकोंग का अटैक मिस हो गया। दैंग शेंगतोंग का दिमाग पूरी तरह क्लियर हो चुका था। अब उसकी बारी थी अटैक करने की। अगले राउंड में हेवेंस के द्वारा एच्ड स्वॉर्ड स्ट्राइक ने फिर से गाओ चेंगकोंग को हिट किया और एक सिल्वर 4 पॉइंटेड स्टार आसमान में तेज चमक उठी, जो गाओ चेंगकोंग के बॉडी को एनवलप कर रही थी। वही चुभने वाली सेंसेशन वापस आ गई और गाओ चेंगकोंग को ऐसा लगा जैसे कोई रैपियर सीधा उसकी आंखों की तरफ पॉइंट कर रहा हो। मेडिटेशन मुद्रा की रीइंकार्नेशन डिडक्शन यूज नहीं हो पा रही थी और उसकी साइड भी चली गई थी। इसीलिए शुरू से ही वो एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में था। उसने जल्दी से अपने स्वॉर्ड निकाली और सन व्हील स्वॉर्ड के शार्प एज के साथ एक स्वीपिंग अटैक अनलीश किया, जिसमें गोल्डन लाइट का एक जबरदस्त बर्स्ट निकल आया। गोल्डन और सिल्वर पावर्स आसमान में आपस में इंटरवीन हुई, कोलाइड किया और फिर एक दूसरे को एनाइलेट कर दिया। दैंग शेंगतोंग ने अपना बॉडी नीचे किया और खुद को एक रूथलेस किलिंग मशीन में बदल दिया। उसने आजुरे इचिंग की एबिलिटी का यूज करके हवा में रैपिडली मूव करना शुरू किया और बीच बीच में अपनी स्वॉर्ड स्किल्स अनलीश करता रहा। इस वक्त गाओ चेंगकोंग एक्यूरेटली दैंग शेंगतोंग की लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था और दोनों के सुपर पावर लेवल सब सेम लेवल पर आ चुके थे। ऐसे में बिना सोचे समझे एक लार्ज स्केल अटैक लॉन्च करना बहुत ही बेवकूफ़ी होती। इसीलिए उसके पास और कोई चांस नहीं थी सिवाय दूर खड़े रहने के और बार बार दैंग शेंगतोंग के अटैक्स को फेंड ऑफ करने के। उसने अपना लेसन सीख लिया था। चाहे वो दैंग शेंगतोंग पर अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन दैंग शेंगतोंग के अटैक सिर्फ उनकी यूनिकनेस और स्पीड पर डिपेंड करते थे। जब तक गाओ चेंगकोंग अपना डिफेंसिव पेरीमीटर टाइट रखे और अपनी पोजीशन स्टेबल रखे, दैंग शेंगतोंग के लिए उसकी डिफेंसेस को जल्दी तोड़ना मुश्किल होगा। शायद हम बात कर सकते हैं। इस बार पहले बोलने वाला दैंग शेंगतोंग था। वो बिल्कुल रूथलेस था और उसने कोई मर्सी नहीं दिखाई थी। फिर भी उसका टोन बिल्कुल एक पुराने दोस्त जैसा था। तुमने ब्लिजर्ड सिटी के खिलाफ रेवल सिर्फ अपना बदला लेने के लिए किया। असली कल्प्रिट्स जू जंग और उसके पीछे वाले पावर ग्रुप है।
उस वक्त तुम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर थे, इतने पावरफुल नहीं थे कि लोग तुम्हारे लिए साइड्स बदल लें। लेकिन अब तुम अलग हो, तुम एक ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट हो। अगर तुम सरेंडर करने को रेडी हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जूजंग को गिराने में। डैंग शेंगतोंग के वर्ड्स सच और झूठ का मिक्स थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले गाओ चेंगकोंग के वर्ड्स थे, जिनका पर्पस सिर्फ अपोनेंट के दिमाग को कंफ्यूज करना और उसकी ऑफेंस और डिफेंस में लूप होल्स क्रिएट करना था। गाओ चेंगकोंग ने अपने लिप्स की कॉर्नर्स को कर्ल करके एक स्माइल दी। तुम अब बस जैंगी के एक लैकी हो, तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? डैंग शेंगतोंग ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। जैंगी सिर्फ स्ट्रांग है, इसीलिए मैं उसका पार्टनर बनने को रेडी हूँ। तुम मुझे लैकी बुलाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आखिर एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में वीक लोग नेचुरली स्ट्रांग लोगों के लैकी ही होते हैं। तो अगर तुम मेरा लैकी नहीं बनना चाहते तो फिर जैंगी का लैकी बनने का क्या ख्याल है? ये बोलते हुए उसकी स्वॉर्ड की दोनों ब्लेड्स के बीच से 2 बड़े सिल्वर 4 पॉइंटेड स्टार्स शूट हुए और अगले ही मोमेंट गाओ चेंगकोंग के लेफ्ट और राइट साइड पर अपीयर हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे स्टार्स मून को सराउंड करते हैं। वो गाओ चेंगकोंग के पास ब्राइट तरीके से ग्लूम हो गए, डैजलिंग और रेडियंट। उनका सिल्वर कलर बिल्कुल ब्लेड जैसा लग रहा था, जैसे उसे टुकड़ों में काट देने के लिए रेडी हो। गाओ चेंगकोंग ने अपने लेफ्ट हैंड से हैंड सील बनाया और उसे अपने सर के ऊपर उठा लिया और दोनों अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लिया। ये काफी अच्छा सजेशन है डैंग शेंगतोंग, लेकिन उसकी आवाज अचानक सरकाज़म से भरकर ऊपर उठ गई। मैंने गाओ चेंगकोंग ने जो कुछ भी किया है वो किसी का कुत्ता बनने के लिए नहीं किया। लायन डॉग ने एक और अटैक लॉन्च किया और उसकी एनॉर्मस रोर ऊपर के आसमान के बाहर की तरफ फैल गई। डैंग शेंगतोंग अलर्ट होते हुए जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन तुम अकेले ब्लिज़र्ड सिटी को कॉन्कर नहीं कर सकते। उसने गाओ चेंगकोंग को घूरते हुए देखा। तुम्हें ब्लिज़र्ड सिटी ऑलरेडी ट्रेटर का टैग दे चुका है। जैसे ही तुम वाक्शु किंगडम में कदम रखोगे, हर कोई तुम्हें मारना चाहेगा। हो सकता है तुम ब्लिज़र्ड सिटी के गेट्स तक पहुंचने से पहले ही मर जाओ। तुम जैंगी नहीं हो। स्टेट अपरोटस की हेल्प के बिना बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम सिंपली नहीं कर सकते, और ऊपर से जूजंग के पास पहले से ही कोई ऐसा है जो तुमसे डील कर सकता है। गाओ चेंगकोंग के लिप्स थोड़े से कर्ल हुए। तुम उस छोटी लड़की की बात कर रहे हो जो आर्टिफिशियल वूम में पैदा हुई? मैंने उसकी स्टोरी सुनी है। शायद तुम सही हो डैंग शेंगतोंग। मेरी एबिलिटीज लिमिटेड है और बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम समझते नहीं हो। तुम जैसे लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि मेरे जैसे लोग असल में क्या चाहते हैं। गाओ चेंगकोंग का टोन सरकाज़म से भरा हुआ था। जिस इंसान ने मुंह में सिल्वर स्पून लेकर जन्म लिया हो वो कैसे समझ सकता है उन लोगों के थॉट्स जो डिस्पेयर के बिल्कुल एज तक धकेल दिए गए हो। अगर आज जैंगी मेरे सामने खड़ा होता तो वो जरूर समझ जाता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा एक ख्याल गाओ चेंगकोंग के दिमाग में आया। जैंगी और उसके बीच असल डिफरेंस क्या है? सच में बस एक सक्सीड हुआ और दूसरा फेल, बस इतना ही फर्क है। गाओ चेंगकोंग शांत कंटेम्पलेशन में डूब गया। अपना सबसे बड़ा एडवांटेज रीइंकार्नेशन डिडक्शन खो देने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर कम से कम 30% तक गिर चुकी थी। अब इंटेलिजेंस एडवांटेज और एनिमी के अटैक को पहले से एंटिसिपेट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। इस वक्त उसे बिल्कुल फेयर सिचुएशन में सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ के भरोसे अपने अपोनेंट से लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी थी। उसकी एबिलिटी उसे एक सर्टेन एरिया के अंदर टेलीपोर्ट करने देती है और उसके अटैक्स भी इंस्टेंट होते हैं, लेकिन ना टेलीपोर्टेशन और ना ही इंस्टेंटेनियस कास्टिंग बिल्कुल 0 टाइम डिफरेंस के साथ होती है। ये ज़्यादा जैंगी के अप्रोच जैसा है, जहां वो एक रीजन के अंदर डोर्स कंस्ट्रक्ट करता है और फिर उन डोर्स का यूज़ करके मूव करता है और अटैक्स ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि हर बार जब वो अटैक करता है वो मुझे कुछ मिली सेकेंड्स का रिएक्शन टाइम देता है। मैंने उसके डोर की लोकेशन डिटरमाइन कर ली है, लेकिन ये प्रेडिक्शन कई बार लगातार गलत हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो डोर को मूव कर सकता है। डोर की लोकेशन याद रखना और उसके बेसिस पर उसके अटैक को प्रिडिक्ट करना क्लियरली इफेक्टिव नहीं है। गाओ चेंगकोंग को ये बात कई लगातार एनकाउंटर्स के बाद समझ आई। उसके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान बन चुका था। उसके डोमेन का एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ लगभग 2 किलोमीटर का रेडियस है।
लेकिन उसके प्रेज ऑफ लाइट का रेंज काफ़ी वाइड है और इतनी देर तक लाइट मेंटेन करना उसकी स्पेशल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता होगा। मैं गेस कर रहा हूँ कि वो ये एबिलिटी इनडेफिनिटली एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बस इतना करना है कि मैं इस एरिया से बाहर निकल जाऊँ। दैंग शेंगतोंग लॉन्ग रेंज अटैक्स में अच्छा नहीं है। ये समझने के बाद जैसे ही दैंग शेंगतोंग की स्वॉर्ड्समैनशिप ने फिर से अटैक किया, गाओ चेंगकोंग ने फाइनली अपने पैर हिलाना शुरू किए। उसने अपनी गोल्डन होली स्वॉर्ड को स्वीप किया और सिल्वर 4 पॉइंटेड स्टार को तोड़ दिया। फिर अचानक दोनों टांगों में जोर लगाया और एक लायन की तरह डिस्टेंस की तरफ पागलपन में दौड़ पड़ा। गाओ चेंगकोंग को इतनी हाई स्पीड पर भागते देखकर दैंग शेंगतोंग क्लियरली एक मोमेंट के लिए हैरान हो गया। वो गाइड निकल गया था, लेकिन दैंग शेंगतोंग ने जल्दी ही समझ लिया कि गाओ चेंगकोंग का ये करने का क्या मतलब था। नहीं, वो बस टाइम स्टॉल कर रहा है और इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करके मेरे टेरिटरी से बाहर जा रहा है। इस गेम का रूल ये है कि लाइफ और डेथ ही डिवाइडिंग लाइन है। गेम तभी एंड होता है जब दोनों साइड्स में से कम एक बंदा मर जाता है। इसीलिए चाहे कोई एक बंदा छुप कर टाइम स्टॉल करता रहे जब तक दूसरा बुढ़ापे से ही क्यों न मर जाए, तब भी उसे विक्ट्री माना जाता है। गाओ चेंगकोंग के एस्केप करने के बाद दैंग शेंगतोंग को उसका पीछा करना ही पड़ा। वो अभी भी वही अप्रोच चूज कर सकता था, अपने प्रेज ऑफ लाइट के डोमेन को सप्रेस करके, और गाओ चेंगकोंग के साथ एक बेकार की बैटल ऑफ एट्रिशन में उलझ जाता। दैंग शेंगतोंग गाओ चेंगकोंग को कैचअप नहीं कर पाया। वो सिर्फ अपने छोटे से एरिया के अंदर ही टेलीपोर्ट कर सकता था, इसीलिए स्पीड के मामले में वो गाओ चेंगकोंग का बिल्कुल मैच नहीं था। अपोकलिप्स से पहले सामने वाला बंदा एक वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉल सुपरस्टार था। शायद बहुत लोग ये भूल चुके हैं कि उसकी फिजिकल फिटनेस भी वर्ल्ड क्लास लेवल की थी। जब कोई आउटकास्ट बन जाता है तो उसके ओरिजिनल एडवांटेजेस और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं। बैटल में अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ का यूज़ करना और अपनी इंटेलिजेंस लगाना उसके लिए एक हॉबी जैसा था, जबकि फिजिकल प्रोग्रेस उसकी असली स्पेशलिटी थी। जैसे ही गाओ चेंगकोंग रैपिडली उस एरिया से दूर होता गया, उसकी आंखों के सामने चीज़ें क्लियर होने लगी। जैसे ही वो दैंग शेंगतोंग के पास से दूर हुआ, प्रेज ऑफ लाइट का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। दैंग शेंगतोंग ने कैचअप करने की कोई जल्दी नहीं दिखाई और दोनों के बीच का डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। दोनों ही इस बात का अंदाज़ा लगा रहे थे कि आने वाली बैटल में कैसे आगे बढ़ना है ताकि सक्सेसफुली अपने अपोनेंट को मार सके। वो बैटलफील्ड जहां किंग आर्थर उतरा था एक सुनसान एंशिएंट बैटलफील्ड था, जहां टूटी हुई स्वॉर्ड्स, जलते हुए चैरियट्स और फटे हुए बैटल फ्लैग्स बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही उसके एनिमीज वहां अपेयर हुए, वो बिना कंट्रोल के जोर जोर से हंसने लगा। ये बैटलफील्ड बिल्कुल ही मैग्निफिसेंट था। एक सेक्सी और एल्यूरिंग औरत ने अपनी बाहें फैला दी। उसके ब्लड रेड बाल वाटरफॉल की तरह बहते हुए उसके सर से लेकर सीधा उसके बटक्स तक पहुंच रहे थे। यूरोप पर रूल करने वाला किंग आर्थर के सामने खड़ी होते हुए भी उसकी स्माइल बिल्कुल बेपरवाह और एरोगेंट थी, जैसे सामने खड़े दुश्मन की कोई परवाह ही ना हो। किंग आर्थर ने अपने अपोनेंट का नाम पढ़ा। उसकी एडवर्सरी थी हेला, यूरोपा अलायंस के म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन एसगार्ड की डेथ गॉडेसेस। दोनों ही यूरोप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स थे, इसीलिए एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह जानते थे और पहले भी कई बार टकरा चुके थे। यहाँ अपने अपोनेंट को देखते ही किंग आर्थर ने बिना एक सेकंड सोचे अपनी स्वॉर्ड उठा ली। तुम चाहे जो भी हो, यहीं मरोगे, क्योंकि आखिर तक सिर्फ मैं किंग आर्थर ही जा सकता हूँ। हेला ने आसमान की तरफ देखा, किंग आर्थर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। वो अंदर ही अंदर खुशी से भर चुकी थी, क्योंकि भगवान जाने इस बैटलफील्ड के रूल्स उसके लिए कितने ज़्यादा फेवरेबल थे। अगर वो किंग आर्थर से बाहर की दुनिया में टकरा जाती तो शायद वो इंस्टेंट ही उसके हाथों मारी जाती, लेकिन यहाँ सब एक ही लेवल पर थे और इसी वजह से वो इनविंसिबल बन चुकी थी। हेला ने किंग आर्थर को ठंडी नज़र से देखा। किंग आर्थर, आज मुझसे मिलना तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, तुम्हारी हार पहले ही लिखी जा चुकी है। हेला के एरोगेंट वर्ड सुनकर किंग आर्थर ने सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। उसे अपने दुश्मनों के साथ बातें वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेवेनेंट फैमिली के हेयरलूम स्वॉर्ड उसके हाथ में तेज चमक उठी।
उसकी मटीरियलाइज्ड पावर ने उसे डैजलिंग स्टील ब्रीकर स्वॉर्ड में बदल दिया। एक्सकैलिबर, किंग आर्थर की स्वॉर्ड, हेला की तरफ स्वीप हुई और स्वीप की टिप से निकली हुई सर्जिंग एनर्जी ने उसके सामने का पूरा स्पेस कवर कर लिया। हेला ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसका बॉडी धीरे धीरे ब्लड रेड रंग का होने लगा और उसके बाल जहरीली सांप की तरह मुड़ते हुए और लंबा होते गए, इतना लंबा कि वो उसके बॉडी से भी ज्यादा हो गया। किंग आर्थर के स्वॉर्ड स्ट्राइक का सामना करते हुए उसने अपने ही बॉडी से डिफेंस करना चूज किया। क्रिम्सन कपड़ों में लिपटी हुई वो एक फीमेल मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। उसके अपने बाहें सामने फैला दी। स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ आई और फिर जोर से नीचे क्रैश हुई। एक पल बाद किंग आर्थर के सामने जमीन एक लंबी और गहरी ट्रेंच बन चुकी थी जो स्वॉर्ड के निशान के रूप में छूट गई थी। हेला का कोई अता पता नहीं था। मेरी स्वॉर्ड के एज को अपने बॉडी से ब्लॉक करना, तुम तो खुद मौत को बुला रही हो। किंग आर्थर की पावर रॉयल अथॉरिटी, सुप्रीम रॉयल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो बिना किसी भेदभाव के उसके दुश्मनों की स्ट्रेंथ को कमजोर कर देती है। स्टील तोड़ने वाली स्वॉर्ड का मतलब है वो गोल्ड और जेड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और एनिमी की डिफेंसेस को वीकन कर देती है। ये सबसे प्योर और सबसे यूजफुल एबिलिटीज में से एक है। हेला ने इसे अपने फिजिकल बॉडी से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन नेचुरली वो उसे रोक नहीं पाई। लेकिन तुरंत ही किंग आर्थर ने एक चार्मिंग हंसी सुनी। जमीन पर कुछ लाल सा हिलता हुआ दिखाई दिया। किंग आर्थर ने नीचे देखा और देखा कि ब्लड ड्रॉपलेट्स तेज गति से कंडेंस हो रही है। पहले ब्लड क्लम्प्स बने और फिर धीरे धीरे एक होल के रूप में जमा हो गए। हेला का फिगर उन ब्लड क्लम्प्स के बीच से उभर कर बाहर आया और वो फिर से अपने ओरिजिनल अपीयरेंस में आ गई। इस वक्त वो लगभग नंगी थी और उसके लंबे लाल बाल उसके ड्रेस जैसे बन चुके थे जो उसके कर्वेशियस बॉडी को कवर कर रही थी। डेथ गॉडेसेस हेला का एसगार्ड ज्वाइन करने से पहले एक और नाम था ब्लडी मैरी। ये उसकी एक एबिलिटी थी, ब्लड रीजनरेशन, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उसके बैटल फील्ड पर एक ऐसी एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस बन देती है जो कभी नहीं मरती जब तक उसका आखिरी खून का बूंद भी खत्म ना हो जाए। किंग आर्थर की स्वॉर्ड से काउंटलेस पीसेस में कट जाने के बाद भी रेजरेक्ट होने के बाद हेला ने उसे वही वाइल्ड और बेपरवाह स्माइल दी। किंग आर्थर, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं डेथ की गॉडेसेस हूँ। किंग आर्थर की आंखों में एक डार्क लाइट चमक उठी। तो यही तुम्हारी कॉन्फिडेंस का सोर्स है? बस इतना ही? खून की एक बूंद से रीजनरेट हो जाना वाकई एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि उसे मारना बेहद मुश्किल है। आखिरकार इस वक्त दोनों साइड्स के सुपर पावर लेवल्स सेम थे। किंग आर्थर हेला के बॉडी को क्रश कर सकता था, लेकिन वो एक ही इंस्टेंट में उसकी सारी सेल्स को कभी भी खत्म नहीं कर सकता था। हेला ने किंग आर्थर की तरफ देखा और बिना किसी शर्म के अपनी फिगर उसके सामने डिस्प्ले की। किंग आर्थर, जिस मोमेंट तुम मुझसे मिले हो उसी पल तुम हार चुके हो। यहाँ के रूल्स के मुताबिक जीतने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट को मारना होगा और इस वक्त तुम मुझे मार ही नहीं सकते। इसलिए तुम चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, तुम्हारा टैलेंट चाहे जितना भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। किंग आर्थर ने हेला के वर्ड्स को इग्नोर कर दिया। उसका मानना था कि ऐसी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है जिससे वो अपनी स्वॉर्ड से मार ना सके। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को मारना मुश्किल होता है या फिर वो किसी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके अनकिलेबल दिखते हैं। किंग आर्थर ने आसपास देखा। ये पूरा सुनसान बैटलफील्ड था जहां फटे हुए बैटल फ्लैग्स पड़े थे और ज़मीन पर लाशें बिखरी हुई थी। वो लाशें इंसानी शेप में थी। शायद एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू ये सीन स्टिमुलेट किया था। ये बैटलफील्ड नाइट किंग के चार्ज के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। बस अफसोस इस बात का था कि उसके पास कोई वॉरियर नहीं था, लेकिन घोड़ा ना होना घोड़े होने से बेहतर ही होता है। किंग आर्थर हंस पड़ा, अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और एक बार फिर हेला की तरफ चार्ज कर दिया। हेला के होठों के कोने पर एक लाल सी मुस्कान आ गई। लगता है तुम मेरी बात पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझे यहाँ नहीं हरा सकते। इस बात में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने अपनी पतली सफ़ेद इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और फिर उसकी उंगली से खून चाशनी की तरह टपकने लगा जो पुराने बैटलफील्ड पर छिड़क गया। जल्द ही वो गाढ़ा खून उसके पैरों के पास एक बड़ा सा स्वैम्प बन गया और फिर ज़मीन में समा गया। जो लाशें पहले से ही सड़ चुकी थी, यहाँ तक कि सिर्फ हड्डियाँ रह गई थी,
खून में भीगने के बाद धीरे धीरे जमीन से उठने लगी। हजारों और हजारों ज़ोंबी पपेट्स किंग आर्थर के सामने खड़े हो गए। उनकी खाली आंखें किंग आर्थर को घूरती रही और फिर वो उसकी तरफ दौड़ पड़े। किंग आर्थर के हाथ में सिर्फ एक ही तलवार थी। उसकी रॉयल अथॉरिटी का कोई मैच नहीं था और एक ही वार में उसने हजारों ज़ोंबी पपेट्स को तोड़ डाला। रुकने वाला नहीं, वो हवा में उछला और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूर चूर करता गया। ये देखकर हेला भी खुद को 2 कदम पीछे लेने से रोक नहीं पाई, वैसे ही जैसे उम्मीद थी। कि आर्थर, अगर मैं तुमसे बाहर कहीं मिली होती तो शायद मुझे भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन यहाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये वो एग्जिस्टेंस था जो सिर्फ ब्रिटेनिया के छोटे से आइलैंड्स के साथ पूरे यूरोपियन यूनियन को टक्कर दे सकता था। और दुनिया के खत्म होने के बाद उन्होंने एक भयानक जंग भी लड़ी थी। किंग आर्थर राउंड टेबल के सारे नाइट्स को लीड करते हुए एसगार्ड के देवताओं के सामने बराबरी से खड़ा हो सकता था। उनका चीफ गॉड ज़्यूस भी किंग आर्थर के हाथों नुकसान झेल सकता था। हेला ये सब जानती थी, लेकिन उसे अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक किंग आर्थर तूफान की तरह उसके सामने नहीं आ गया और फिर अपनी तलवार पूरी ताकत से उसके शरीर पर नहीं गिरा दी। किंग आर्थर की अथॉरिटी से आने वाली भयंकर पावर और ज़बरदस्त प्रेशर ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी सांस घुट रही हो। उसने पूरी कोशिश की कि इस पावर का सामना करने की, लेकिन चाहे वो दोनों सेम लेवल पर ही क्यों ना हो, फिर भी किंग आर्थर ने उसे एक ही तलवार के वार में मार दिया। उसका शरीर फट गया। उठी हुई एनर्जी की वजह से वो अपना फॉर्म मेंटेन नहीं कर पाई और हर दिशा में खून की बारिश बनकर बिखर गई। किंग आर्थर ने अपने वार के बाद रुकना ठीक नहीं समझा। उसने स्पेशली बनाए गए एनर्जी बॉम्ब्स निकाले जो सुपर ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज करने के लिए डिजाइन किए गए थे और उन्हें उस जगह की तरफ फेंक दिया जहां खून बिखरा हुआ था। ये बॉम्ब पल भर में बेहद ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता था जो तुरंत 6000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करता है। किंग आर्थर का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उस सारे खून को इवेपोरेट कर दे ताकि हेला पूरी तरह से मर जाए। एक्सप्लोजन इतना ज़ोरदार था कि पूरे पुराने बैटलफील्ड में गूंज उठा, लेकिन जब धमाका खत्म हुआ तो खून का तालाब फिर से बैटलफील्ड पर दिखने लगा और फिर खून की धारा से हेला का शरीर धीरे धीरे दोबारा बनने लगा। मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे यहाँ नहीं हरा सकते। तुम चाहे कितनी बार भी कोशिश कर लो, नतीजा हमेशा वही रहेगा। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हेला की होठों पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। मैं मौत पर राज करने वाली देवी हूँ। किंग आर्थर की नज़र पूरे बैटलफील्ड पर घूम गई। उसने अभी जो कुछ हुआ था सब देखा था। उसे पूरा यकीन था कि एक्सप्लोजन ने काफ़ी सारा खून इवेपोरेट कर दिया था और खून के सेल्स को भी मार दिया गया था। मतलब ये जो ब्लड के थ्रू रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। हेला का रिजरेक्शन इस खून पर डिपेंड नहीं करता, वरना अगर वो दोबारा जिंदा भी होती तो इतनी ज़्यादा खून की वजह से उसकी कॉम्बैट पावर काफ़ी गिर जाती। क्या यूरोप की बदनाम ब्लडी मैरी सिर्फ खून से बनी हुई एक डिस्गाइज है? किंग आर्थर ने तलवार हाथ में लिए धीरे से कहा। तो फिर उसके जिंदा होने का असली तरीका क्या है? अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो किसी फाइनल डिसीजन के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या? उसने अपनी तलवार उठाई जिसका ब्लेड सीधा हेला की तरफ पॉइंट कर रहा था। हेला के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसने किंग आर्थर की तरफ घमंड भरी हंसी के साथ देखा। उसने अपने हाथ पूरी तरह खोल दिए, अपनी नंगी छाती दिखाते हुए, जैसे किंग आर्थर को इनविटेशन दे रही हो कि अपनी अनबीटेबल टूटी हुई स्टील की तलवार उसके सीने में घुसा दे और देख ले कि क्या वो उसकी जान ले सकता है या नहीं। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है। मैं यहाँ नहीं मारी जा सकती। किंग आर्थर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी दावत कबूल की और सीधा अपनी तलवार उसकी तरफ घुसा दी। हेला फिर से जिंदा हो गई। किंग आर्थर अपनी पावर्स का लगातार इस्तेमाल करता रहा, एक तरफ लाशों की फौज से लड़ता हुआ और साथ ही साथ हेला को बार बार मारते हुए। हेला की असली ताकत उसकी रिजरेक्शन में थी, लेकिन फ्रंट लाइन पर वो किंग आर्थर की अथॉरिटी और ब्रोकन स्टील स्वॉर्ड के आगे बिल्कुल टिक नहीं पा रही थी, इसीलिए वो एक के बाद एक बार फिर मारी जा रही थी। लेकिन हर बार जब वो गिरती वो फिर से उठ खड़ी होती। किंग आर्थर ने उसे 100 बार मारा, लेकिन हर बार रिकवर होने के बाद वो ऐसे बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर बार जब किंग आर्थर उसे मार देता वो उसके रिजरेक्शन प्रोसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करता।
लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो हेला के हर एक सेल को पूरी तरह से क्रश करने की कोशिश करे, वो हेला की रिजरेक्शन को रोक नहीं पाया। उल्टा उसकी अपनी म्यूटेंट एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होती जा रही थी। किंग आर्थर की आंखों की गहराई बढ़ गई। उसे पता था कि इस तरह का बेकार का कत्ल उसके अपने शरीर को पहले थका देगा। हेला का शरीर खून से दोबारा जुड़ता रहा और जैसे जैसे वो किंग आर्थर को देखती, उसका एक्सप्रेशन और ज्यादा खुला और घमंडी होता जा रहा था। तो क्या तुम अभी भी ये नहीं मानते कि तुम मुझे नहीं मार सकते? एक नाइट के तौर पर तुम्हें एक शानदार तरीके से मरना चाहिए। किंग आर्थर शांत नज़र के साथ लगातार हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगा। इस बार दुनिया में कोई भी बिल्कुल अनकिलेबल नहीं होता। अगर उसके पास सच में इतनी भयानक पावर होती तो वो कभी भी एसगार्ड में सिर्फ थर्ड इन कमांड बनकर नहीं रहती। इसका मतलब उसकी एबिलिटी में ज़रूर कोई फ्लॉ है। रुको, जब से वो इस दुनिया में आई है वो बार बार कह रही है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी मारा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अचानक किंग आर्थर को कुछ समझ आ गया और उसने हेला को घूर कर देखा। क्या यहाँ मौजूद तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारे असली सेल्फ का एक हिस्सा है? सिर्फ इसी तरह हेला का इतना कॉन्फिडेंस लॉजिकली समझ आ रहा था। अगर ऐसा है तो चाहे किंग आर्थर कुछ भी करे, वो हेला को पूरी तरह से मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी खून के थ्रू रीजनरेट होने की एबिलिटी की वजह से वो अपने शरीर के बाहर मौजूद हिस्से के जरिए फिर से जिंदा हो सकती है। ट्रायल अरीना के रूल्स के हिसाब से ट्रायल तभी खत्म होगा जब एक साइड पूरी तरह से मर जाए, इसीलिए वो सच में एक इनविंसिबल पोजीशन में थी। हेला थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे उम्मीद थी। किंग आर्थर, तुमने इतनी जल्दी प्रॉब्लम का कोर देख लिया। उसने अपने पतले नर्म बाजू खोल दिए। मेरे पास एक एबिलिटी है जिसे बॉक्स ऑफ डीमंस कहते हैं, जो मुझे अपना दिल अपने शरीर से अलग करके एक बिल्कुल सीक्रेट जगह पर छुपाने देता है। जब तक मेरा दिल डिस्ट्रॉय नहीं होता, मुझे कभी भी पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता। चाहे तुम मेरे हाथ पैर काट दो, चाहे तुम मेरे शरीर के हर एक सेल को क्रश कर दो, मैं फिर भी रिजरेक्ट हो जाऊंगी और अपने खोए हुए बॉडी पार्ट्स को बहुत जल्दी से रीस्टोर कर लूंगी। तो किंग आर्थर, अब तुम अपनी सिचुएशन समझ रहे हो। किंग आर्थर को अपनी मुसीबत का पूरा एहसास हो गया और उसका दिल डूब गया। ऐसा अपोनेंट और ऊपर से ट्रायल अरीना के रूल्स के साथ मिलकर सिस्टम के लिए बिल्कुल एक बग जैसा था। अब वो जीतेगा कैसे? या फिर क्या यहीं पर उसकी कहानी खत्म होने वाली है? हेला ने अपना हाथ उठाया और उसके आसपास के पुराने बैटलफील्ड से बड़ी संख्या में लाशें लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। टूटे हुए वेपन्स पकड़े हुए और किंग आर्थर को घेर लिया। वो किंग आर्थर को सोचने का टाइम देना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो जो भी करेगा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग किया जाए। यूरोप के मशहूर किंग आर्थर को तड़पा पाना ही उसके लिए काफ़ी मज़ा देने वाला था। किंग आर्थर, अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो बिना झिझक अपनी शानदार तलवार से मेरे शरीर को छेद दो। उसकी लाल जीभ ने सिडेक्टिव तरीके से उसके होठों को छुआ और उसकी आंखों में बेहोशी और मजाक का अजीब सा मिक्स था। किंग आर्थर ने निराशा के आगे घुटने नहीं टेके। उसने अपने सामने खड़ी लाशों की फौज को देखा और उसका दिमाग हैरान करने वाली सीन के आगे शांत रहा। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अगर मैं ट्रायल के थर्ड लेवल पर ही गिर जाऊं तो क्या ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक नहीं होगा? इस दुनिया में कोई भी एबिलिटी बिना फ्लॉ के नहीं होती। ये जो एबिलिटी एक बग जैसी लग रही थी, इसका भी कोई काउंटर अटैक ज़रूर होगा। मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और धीरे धीरे ढूंढना होगा। बैलीचंकिंग को ये उम्मीद नहीं थी कि वो बैटल के सेकेंड राउंड तक पहुंच पाएगा। वो काफ़ी लकी था। उसका पहला अपोनेंट सेलेस्टियल स्क्वाड का एक मेंबर निकला। लंबी और भयानक लड़ाई के बाद उसने अपने ताकतवर फिजिक के दम पर आखिरकार अपने अपोनेंट को मार दिया। लेकिन सेकेंड बैटल में जब उसने उस जवान लड़के को देखा जिसके लंबे काले बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे, तो उसे थोड़ा अनईजी फील होने लगा, क्योंकि जैंगी ने कहा था कि वो लड़का शायद क्विलिंग माउंटेन से था। जब चैंगलुआन ने बैलीचंकिंग को देखा तो उसने और कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। वो सीधा एक काली तलवार की तरह बैलीचंकिंग की तरफ चार्ज कर गया। बैलीचंकिंग ने अपने अंदर के ख्यालों को दबा दिया। इतनी दूर तक पहुंचने के बाद और एपिसलोन लेवल की पावर को अनुभव करने के बाद उसके मन में एक सोच आई, क्या राजा और जनरल्स किसी खास डेस्टिनी के साथ पैदा होते हैं? शायद मैं बैलीचंकिंग भी यहाँ तक आ सकता हूँ।
मैं इस मौके को पकड़ूंगा और अपने ही मुक्कों से अपना रास्ता बनाऊंगा। उसने अपने बाजू क्रॉस किए जो तुरंत फूलने लगे, एक आम इंसान से 1 या 2 गुना ज्यादा मोटे हो गए। जब उसने अपनी पावर एक्टिवेट की तो वो लगभग एक जायंट एप जैसा दिखने लगा। उसके शरीर से एक भयानक काली ऑरा आसमान की तरफ उठने लगी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका वो फिजिक था जो उसने स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स के तौर पर अनगिनत ट्रायल से गुजर कर बनाया था, और उसकी अनमैच्ड रिस्ट स्ट्रेंथ थी। जैसे ही चेंगलुआन आगे बढ़ा, बैली चेंकिंग ने अपनी लोहे जैसी कलाई उठाई और जोर से आगे की तरफ पंच मारा। इस पंच से सोनिक बूम हुआ, हवा कंप्रेस हुई और एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली, और शॉकवेव ने तुरंत सामने का बड़ा एरिया साफ कर दिया। लेकिन उसके बिल्कुल सामने मौजूद चेंगलुआन अचानक सांप की तरह मुड़ गया और बैली चेंकिंग के अटैक की पावर को डिसिपेट कर दिया। फिर वो सांप की तरह लपटा और अचानक स्प्रिंग की तरह सिकुड़ गया और एक तीखी तलवार की तरह आगे शूट कर गया। बैली चेंकिंग का जानलेवा पंच जो किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था, चेंगलुआन ने आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। बैली चेंकिंग को अपने सीने में ठंडक सी महसूस हुई, और जब उसने नीचे देखा तो उसके सीने में एक बड़ा सा सुराख था। उसका पूरा चेस्ट खोखला हो चुका था। चेंगलुआन का शरीर अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। धुंधली रोशनी और शैडो इतनी तेज चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पतला काला सांप पल भर में इंसान में बदल गया हो। बैली चेंकिंग हार चुका था। यांग शिनशिन का दूसरा अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना जाना पहचाना वाला न्यूटन था, जो कोलंबिया नेचुरल साइंस एसोसिएशन से था, जिसका असली नाम इजैक ब्रूडो था। पता नहीं ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और, लेकिन लगातार 2 मैचेस में उसके दोनों अपोनेंट्स कोलंबिया से ही थे। लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखती थी। इस ट्रायल में चाहे तुम्हारा अपोनेंट कोई भी हो, तुम्हें उसे मारना ही होगा। यांग शिनशिन ने शुरू से ही फैसला कर लिया था कि वो आगे बढ़ेगी और देखेगी कि ये सो कॉल्ड गॉड लेवल सिविलाइजेशन का ट्रायल आखिर है क्या। जब तक उसके सामने जैंगी ना आए तब तक किसी के लिए भी हाथ नहीं रोके जाएंगे, चाहे वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही क्यों ना हो, जैसे लू कैरन और जोकीर। जब मारने का वक्त आएगा वो भी एक्सेप्शन नहीं होंगी। हाँ, ये बात काफ़ी पॉसिबल थी कि उसकी बहनें पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो चुकी होंगी। यांगमी और जोकीर दोनों सपोर्ट ओरिएंटेड एबिलिटी यूजर्स थे और डायरेक्ट कॉम्बैट में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए लॉन्ग रन में उनका टिक पाना वैसे भी मुश्किल था। रही बात लू कैरन की तो उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल था। यांग शिनशिन का सामना न्यूटन से था। जब न्यूटन ने यांग शिनशिन को देखा तो उसने अपने दाएं हाथ को थोड़ी बेबसी के साथ देखा। उसकी बीवी जा चुकी थी। न्यूटन, जो हमेशा हस्बैंड वाइफ टीम के तौर पर लड़ने का आदत था, अगर एथिस्ट हैंड कैनन खो दे तो उसकी कॉम्बैट एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। सबसे ज़्यादा उसे ये बात फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि मैनेजमेंट ने उन दोनों को इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस वाले इंडिविजुअल्स माना। मतलब उसकी बीवी को किसी और अपोनेंट का सामना करना पड़ा। वो कौन हो सकता है? चलो 10 मिनट पीछे चलते हैं। फैटिशू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो 3rd ट्रायल तक पहुंच पाएगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कॉम्बैट लेवल का ट्रायल है तो उसने लगभग गिव अप करने का फैसला कर लिया और सोचा बस साइड में बैठकर तमाशा देखेगा। लेकिन जब वो बैटल फील्ड में एंटर हुआ तो उसे कोई अपोनेंट दिखा ही नहीं। सिर्फ उसके सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा हैंड कैनन पड़ा हुआ था। वापस यांग शिनशिन और न्यूटन के बैटल फील्ड पर आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। असल में दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में न्यूटन साइंटिफिक कम्युनिटी में एक मशहूर फिजिक्स प्रोफेसर था। दूसरी तरफ यांग शिनशिन एक फेमस जीनियस और वर्ल्ड क्लास हैकर थी। दोनों ही मेनशा के मेंबर्स थे, जो एक एसोसिएशन थी जो 1946 में ब्रिटेनिया में बनाई गई थी और जिसमें सिर्फ दुनिया के टॉप हाई आईक्यू लोगों को ही इनवाइट किया जाता था। उनकी मेंबरशिप स्टैंडर्ड्स भी बेहद स्ट्रिक्ट थे। दोनों जीनियसेस इस एसोसिएशन का हिस्सा थे। इस वक्त दोनों एक लंबी दूरी से एक दूसरे को देख रहे थे। न्यूटन के पास अब अपना हैंड कैनन नहीं था, इसलिए उसकी लॉन्ग रेंज कॉम्बैट एबिलिटी खत्म हो चुकी थी। हेवनली सी सिटी की बैटल से मिली इंटेलिजेंस के हिसाब से उसकी एबिलिटी न्यूटन के 3 लॉस थी, जो रूल बेस्ड एबिलिटी यूजर्स की कैटेगरी में आती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत काउंटर अटैक थी, लेकिन क्योंकि वो अपनी बीवी, जो एक एथिस्ट थी, उस पर ज्यादा डिपेंड करता था, इस वक्त उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी कम थी। यांग शिनशिन शांति से अपने अपोनेंट को एनालाइज कर रही थी। न्यूटन भी बिल्कुल वही कर रहा था। यांग शिनशिन केओस के साइड की स्ट्रेटजिस्ट थी।
वो रेयरली फ्रंट लाइन पर दिखती थी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी काफ़ी लिमिटेड थी। बस इतना ही पता था कि वो एंजल लाइक पपेट को मटेरियलाइज करके उन्हें अटैक के लिए यूज़ करती थी। जिन टारगेट्स को उसके एरो लग जाते थे उन्हें वो कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन न्यूटन के इंटेलिजेंस सिस्टम ने यांग शिनशिन के एरोस का डेटा उस बैटल से निकाला था जब वो लोग आउटसाइडर्स के सीज में थे। उनकी स्पीड के बेसिस पर न्यूटन ने जज किया कि अगर वो पूरी तरह फोकस्ड हो तो नॉर्मल कंडीशंस में उसके लिए इतनी आसानी से हिट होना मुश्किल होगा। सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद दोनों एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे। सामने वाले अपोनेंट कोई इमीडिएट बड़ा थ्रेट नहीं था, लेकिन दोनों के पास ही कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो तुरंत डिसिसिव या फेटल ब्लो दे सके। इस वक्त यांग शिनशिन ने इनिशिएटिव अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने न्यूटन को एक वॉइस मैसेज भेजा। बहुत समय बाद दिखे मिस्टर ब्रूडो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और मैं एक राइवल्स बनेंगे। हम दोनों जानते हैं कि हेड ऑन एक दूसरे को मारना हम दोनों के लिए आसान नहीं होगा, तो क्यों ना हम मेनशा का तरीका यूज करके डिसाइड करें कि नेक्स्ट राउंड में कौन आएगा। तुम्हारा क्या कहना है? यांग शिनशिन ने इनविटेशन दिया। मेनशा एक ऐसी जगह थी जहां जीनियसेस इकट्ठा होते थे और वहां हर कोई अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा प्राउड करता था। इसीलिए जब वो लोग मिलते थे तो अक्सर दिमागी गेम्स खेलते और एक दूसरे से कम्पीट करते थे। न्यूटन के लिए यांग शिनशिन का इनविटेशन मना करना मुश्किल था, क्योंकि मना करना इसका मतलब होता कि वो अपनी अकल को यांग शिनशिन से कम मान रहा है। इसके अलावा इस वक्त न्यूटन को खुद पर पूरा भरोसा नहीं था कि वो यांग शिनशिन को सिर्फ ब्रूट फोर्स से हरा पाएगा, क्योंकि उसकी एबिलिटीज काफी अननोन थी। तो फिर हम विनर कैसे डिसाइड करें? न्यूटन ने पूछा। उसे यांग शिनशिन की एबिलिटीज का अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो ये इंश्योर करना चाहता था कि जो भी इंटेलेक्चुअल गेम हो वो या तो उसके फेवर में हो या कम से कम शुरू से ही उसके अगेंस्ट ना हो। यांग शिनशिन ने न्यूटन को देखा और कहा, अगर मैं गेम प्रपोज करूंगी तो उसमें अनफेयरनेस का चांस हो सकता है। उल्टा भी यही सच है, इसीलिए गेम ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल फेयर हो और जिसमें एबिलिटी के थ्रू चीट करना बिल्कुल नामुमकिन हो। तो फिर गेम क्या होगा? यांग शिनशिन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चेस खेलते हैं। न्यूटन ने हल्का सा भौएं सिकुड़ ली। वैसे भी उनकी गैदरिंग में चेस काफ़ी बार खेला जाता था। चेस सच में एक कैलकुलेशन एबिलिटी को टेस्ट करता है। तुम जितनी तेज कैलकुलेट करते हो और जितना ज़्यादा मूव्स आगे देख पाते हो उतने ही स्ट्रांग माने जाते हो। न्यूटन की चेस स्किल्स पूरे क्लब में टॉप लेवल पर थी, लेकिन उसने कभी यांग शिनशिन को चेस खेलते हुए नहीं देखा था। उसकी लेग कंडीशन की वजह से यांग शिनशिन पहले सिर्फ एक ही बार मेनशा की इन पर्सन गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर पाई थी। फिर भी न्यूटन यांग शिनशिन की बात से एग्री करता था, क्योंकि मेस में सब कुछ बोर्ड पर होता है। इसमें किसी भी तरह स्किल या एबिलिटी के थ्रू चीट करना मुमकिन ही नहीं होता। दोनों ने गेम जीतने या हारने के रूल्स पर एग्रीमेंट कर ली। दोनों प्लेयर्स बड़ी बड़ी बारी पहले मूव लेंगे और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए कोई प्लेयर तभी जीतेगा जब वो दोनों गेम्स में लीड हो। अगर सिर्फ एक ही गेम से कोई आगे रहता है तो गेम बिना एंड के चलता रहेगा। हाई लेवल कंप्यूटिंग पावर को लगातार मेंटेन कर पाना भी इंटेलिजेंस का एक टेस्ट था। दोनों ने बैटलफील्ड पर एक साफ जगह ढूंढी और फिर 3D प्रोजेक्शन का यूज करके एक चेस बोर्ड बना लिया। चेस के पीसेस भी 3D प्रोजेक्शन से बनाए गए थे और बिल्कुल असली चेस पीसेस जैसे लग रहे थे। दोनों लोग एक दूसरे के सामने बैठ गए और चेस बोर्ड पर अपनी लड़ाई शुरू कर दी। जिस बैटलफील्ड में लियांग यू मौजूद थी वो एक बहुत बड़ा वोल्केनो था। उसका अपोनेंट एक छोटी सी लड़की थी जिसके पीठ पर एक बहुत बड़ी क्रॉस शेप्ड बैटल एक्स लगी हुई थी। एसगार्ड की नंबर 2 पोजीशन वाली प्लेयर लोकी सामने खड़े दुश्मन को देखकर लियांग यू जरा भी लापरवाह करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने तलवार निकाले और वार करने के लिए रेडी स्टांस ली। अपना दायां हाथ ब्लेड के हिल्ट पर रख दिया और अपनी अंदर की एनर्जी जमा करनी शुरू कर दी। बुलेट ने सिर्फ ठंडी नजर से लियांग यू को देखा। उसे सामने खड़ी औरत का कोई खास इंप्रेशन नहीं था। आखिरकार हुआक्शु किंगडम की टीम में लियांग यू की ताकत कोई खास आउटस्टैंडिंग नहीं थी। वो बस एक ऐसी इंसान थी जिसका लेवल ब्लैक चैरियट के करीब था। बुलेट का सुपर पावर इंडेक्स पूरे 100 पॉइंट्स का था। अगर ये बाहर की दुनिया होती तो बुलेट एक ही क्रॉस शेप्ड एक्स के वार में लियांग यू को तुरंत मार सकती थी। चाकू यूज करने वाला बंदा काफी अजीब वेपन है। ये जापानीज समुराई स्वॉर्ड जैसा लगता है।
लोकी ने लियांग यू को देखा और उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाने लगी। उसके कॉम्बैट सिस्टम के एआई ने उसे याद दिलाया कि जो वेपन वो यूज कर रही है वो समुराई स्वॉर्ड का प्रोटोटाइप है, जिसे हुआक्शु किंगडम का टियानलोंग स्वॉर्ड कहते हैं। ये समुराई स्वॉर्ड से ज़्यादा भारी होता है, इसका फोर्जिंग प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और क्लैश के वक्त ये ज़्यादा पावरफुल भी होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मटेरियल्स के इश्यूज की वजह से धीरे धीरे ये वेपन यूज से बाहर हो गया। उसके वेपन और बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ये लग रहा था कि वो क्लोज कॉम्बैट टाइप फाइटर है। लोकी के होठों पर एक पागल सी मुस्कान आ गई। क्लोज कॉम्बैट की मास्टर, ये तो कमाल है, क्योंकि वो खुद भी एक पागल औरत है जिसे बड़े से क्रॉस शेप्ड बैटल एक्स से दुश्मन को मारना पसंद है। चलो लड़ते हैं। जैसे ही उसने ये कहा वो कैनन बॉल की तरह हवा में उछल पड़ी, बड़े से कैरेट के ऊपर से गुजरती हुई सीधा लियांग यू की तरफ गिरने लगी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जिसमें वो भारी क्रॉस शेप्ड बैटल एक्स पकड़ी हुई थी और पूरी ताकत से उसे लियांग यू पर नीचे की तरफ दे मारा।